Hello guys, this is Yuraj and I'm here to teach you biology, and in biology we will learn to read the first chapter of class 9, cell. And in cell chapter it is very, as you know that it's very interesting chapter, and in cell हम लोग पढ़ेंगे सेल होता क्या है, सेल थ्योरी। सेल का जो सेल थ्योरी मतलब होता है, कई साइंटिस्टों ने बताया कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, सेल का न्यूक्लियस का फाउंड हुआ, सेल का फाउंड हुआ, इस सब हम सेल थ्योरी में कवर करेंगे। और थर्ड लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है। हर सेल का तो शेप और स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, तो हम देखेंगे कि शेप और स्ट्रक्चर सेल का कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है सेल। तो चलिए पढ़ते हैं सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बोल रहा है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चरल मतलब वो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी सबसे बेसिक चीज़ है, और फंक्शनल भी में भी बेसिक है वो। और इन अदर वर्ड्स सेल मेक्स अ लिविंग थिंग एंड कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। मतलब और दूसरे वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल वो चीज़ है जो कि कैरी आउट करता है ऑल एक्टिविटीज, मतलब सारे एक्टिविटीज वो कर देता है जिससे हम लोग को जिंदा रहना है। अगर हमको जिंदा रहना है तो सारे एक्टिविटीज सेल करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैरी आउट ऑल लिविंग अलाइव। हमें अलाइव रहने के लिए जो जो एक्टिविटी चाहिए मतलब वो सेल करता है। तो चलिए पढ़ते हैं सेल थ्योरी। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। और जो 1665 में था वो पहली बार रॉबर्ट हुक ने बताया सेल देखा था। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था 1665 में। अब उसके बाद 1674 में एंटन वैन लोइनहक ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल जो कि एक बैक्टीरिया था। और उसके बाद 1883 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और ये जो सारे लोग डिस्कवर करते गए साइंटिस्ट वो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के बदौलत किया इन्होंने। मतलब जो पहले इन्होंने किया था वो थोड़ा वीक माइक्रोस्कोप था, उसके बाद इन्होंने कुछ अच्छा मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप आया तो उससे इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। मतलब जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट्स आए माइक्रोस्कोप में वैसे वैसे नए नए चीज़ हमें सेल के बारे में पढ़ने को मिला। अब उसके बाद आता है 1838 में जो सिल्डन साइंटिस्ट उन्होंने प्रपोज किया कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो एक सेल से बनते हैं। मतलब जो सारे प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। और उसके बाद 1839 में जेई पुरकेंजी नेम्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म। और पुरकेंजी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि जो कंटेंट होता है सेल के अंदर फ्लूइड वाला जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उन दोनों को इन्होंने नेम किया प्रोटोप्लाज्म। और उसके बाद 1839 में शॉन जिन्होंने प्रपोज किया कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। तो 1839 में शॉन ने बताया कि जो जितने भी सेल्स है एनिमल्स वो सेल से बने हुए हैं। और 1838 में सिल्डन ने क्या बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। और उसके बाद लास्ट है 1885 जो 1885 में वर्चाउ थे उन्होंने बताया कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री-एक्जिस्टेंट। मतलब उन्होंने बताया कि सेल कहीं से आते नहीं है, खुद ब खुद नहीं बनते हैं, वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे यहाँ पे सेल है तो वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, और उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ही वो एक नया सेल बनता है। तो उसे ही बताया था वर्चाउ अंकल ने। और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर और शेप। सो लेट्स स्टार्टेड विद शेप ऑफ सेल। तो अब पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल। सेल्स वेरी इन शेप। मतलब सेल्स जो होता है शेप में वेरी करता है। सेल्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट। और सेकंड पॉइंट है वेरिएशंस डिपेंड्स मेनली अपॉन फंक्शन ऑफ सेल। मतलब जो वेरिएशन है उनका शेप में, वो बड़े हैं छोटे हैं वो क्यों है, उनके ज़्यादातर मेनली फंक्शन पे होता है। सबका सारा सेल का उसका शेप फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन पे डिपेंड करता है उनका शेप। जैसे ये है RBC रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, आपने देखा होगा डिस्क टाइप होता है, इस तरह डिस्क शेप, ताकि ये फ्लोट करे ब्लड में इजीली। ब्लड में फ्लोट करने के लिए वो बोट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसका होता है नर्व सेल। तो नर्व सेल होता है इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उसको इम्पल्सेस को कंडक्ट करना रहता है। तो इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के लिए उसे लंबा होना पड़ेगा, तो वो लंबा होता है। और इसका जो होता है लेंथ होता है वो होता है 1 मीटर होता है। और लास्ट है WBC। तो WBC के व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको पैथोजन से लड़ते रहना है हमेशा, तो अपना शेप चेंज कर करके ये पैथोजन से फाइट करता है। तो इसलिए WBC का शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैज बीन स्टडीड अंडर कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अब जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब फुली डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है सेल का, वो कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हम देख सकते हैं। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये 1 लाख टाइम उसको एक्सपेंड करके दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो अबाउट 1500 टाइम्स ही उसको मैग्नीफाई कर पाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट पे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे हम लोग 1 लाख टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और सर्टेन स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन अंडर ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वही बात है यहाँ पे, सर्टेन स्ट्रक्चर मतलब जो कुछ स्ट्रक्चर बहुत छोटे होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनिल्स है सिर्फ वही दिखेंगे, उसमें पूरा ऑर्गेनिल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो अगर हमें पूरा ऑर्गेनिल्स को देखना है अच्छे से, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत कॉस्टली भी होता है, अबाउट 25 to 30 लाख के अराउंड में आता है, तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। और हम लोग स्कूल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही यूज होता है, और हम लोग बेसिक चीज़ ही देख पाते हैं स्कूल में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और उसका एग्जांपल है गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, और भी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए एक और टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, जो कि साइज ऑफ सेल। सेल्स वेरी इन साइज। जो सेल होता है वो साइज में वेरी करता है। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंड सम में बी वेरी लार्ज माइक्रोस्कोपिक। तो मतलब ये बोल रहा है कि कुछ सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। और कुछ बड़े हो सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक नेक्ड आई से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल क्या हुआ, सेल हुआ, और माइक्रोस्कोपिक का हुआ ऑस्ट्रिच एग हुआ, उसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं ऑस्ट्रिच एग को। और द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ सेल इज नैनोमीटर। तो जो यूनिट यूज होता है सेल के साइज को मेजर करने के लिए वो होता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर का 1 पार्ट जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल्स माइक्रोप्लाज्मा 0.1 नैनोमीटर। तो जो सबसे छोटा सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसका होता है 0.1 नैनोमीटर साइज होता है। तो हम लोग जो सेल का साइज नापते हैं वो होता है उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। उसके क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो जो सेल होता है वो राउंड शेप में होता है, मेनली सारे सेल्स तो नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसके रेडियस से उसको मेजर करते हैं। और लार्जेस्ट एग है ऑस्ट्रिच एग, जो कि होता है 50 सेंटीमीटर का। अब आता है स्पर्म सेल, जो कि ह्यूमन बॉडी का, जो नीचे ये सेल दिए गए हैं वो ह्यूमन बॉडी का सेल है, तो ये होता है स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल जो ह्यूमन बॉडी का होता है उसका साइज होता है 5 नैनोमीटर। और ओवम सेल जो होता है 120 नैनोमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल जो कि होता है 1 मीटर का होता है, जो कि 100 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। क्यों होता है, क्योंकि उसको इम्पल्स कंडक्ट करना रहता है, ब्रेन तक ले जाना रहता है, तो इसलिए वो लंबा है। और मैंने पहले भी बोला था सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कैसा शेप हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आरबीसी, तो आरबीसी का डिस्क शेप होता है शेप उसका। क्यों होता है, क्योंकि उसको ब्लड में फ्लोट करना रहता है, तो फ्लोट करने के लिए वो इजीली वैसा शेप का होता है। और डब्ल्यूबीसी का भी मैंने बताया था कि जो होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसको पैथोजन से लड़ना रहता है, तो अपना शेप चेंज कर करके लड़ता है वो पैथोजन से। और यहाँ पे आया वही आया नर्व सेल। तो नर्व सेल का भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो उसको कंडक्ट करना रहता है, इसलिए वो अपना शेप जो है उसका लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, जो कि होता है सबसे बड़ा है बॉडी में का, याद रखिएगा, जो है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी का मतलब ही होता है 1। तो यहाँ पे लिखा भी है द ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ 1 सेल से बना हो उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है एउग्लेना, पेरमेशियम, एल्गिया, ईस्ट। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखा एउग्लेना, पेरमेशियम, ईस्ट, एल्गिया, ये सब जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर के टाइप होते हैं। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, और ये जो होते हैं वो एक ही सेल में अपना सारा फंक्शन कर लेते हैं जो कि इनको जिंदा रख सके। इनमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन,
सब चीज़ ये खुद एक ही सेल में कर लेते हैं और ये इस तरह अलाइव रहते हैं एक ही सेल में करके, इनका सारा फंक्शन एक ही सेल में होता है। और सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलरिज्म इसमें भी वही है, नेम में ही है डिफिनीशन, मल्टी मतलब बहुत सारा, तो जो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स है, वो तो ऐसे ही दिखता है कि बहुत सारे सेल से बना हुआ होगा। एनिमल है और ये है फंगस, लास्ट फंगस। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि फंगस यूनिसेलुलर होता है, फंगस जो होता है वो भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर में एक अलग होता है, मतलब एक वेल डेवलप्ड सारा सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए अलग एक सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए अलग होता है, मतलब सारे चीज़ के लिए मल्टीसेलुलर में अलग सिस्टम होता है। और इस आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो शुरू से हमने पढ़ा। तो शुरू में हमने देखा था सेल होता क्या है। तो सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। और सेल सबसे पहले सेल हमने बोला था सेल का मतलब है जब सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। उसके बाद हमने देखा था थ्योरी टाइमलाइन। तो थ्योरी टाइमलाइन में हमने देखा था कि कैसे साइंटिस्ट ने बताया कि सेल के डेवलपमेंट्स के बारे में, फर्दर डेवलपमेंट्स के बारे में। तो सेल के डेवलपमेंट्स पे उन्होंने बताया जैसे, तो फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुए, जैसे नया नया माइक्रोस्कोप आते गया, तो जितना एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आते गया उतना ज़्यादा हमें नॉलेज मिला सेल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि उसके मेनली फंक्शन पे डिपेंड करता है, मेनली जैसे सारे सेल्स का शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मेनली नर्व सेल है तो लंबा होता है, क्यों, क्योंकि उसको इम्पल्स कंडक्ट करना होता है। आरबीसी वो डिस्क शेप होता है, क्यों, क्योंकि उसको फ्लोट करना रहता है ब्लड में। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया कि जो बहुत सारे सेल्स बने हुए थे, इसका नेम ही में डिफिनेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल। और यूनिसेलुलर का मतलब हुआ जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, एग्जाम्पल एगुलेना, पेरमिशियम, एलेगिया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।